नमस्कार, देश की बात में आइए सीधे चलते हैं हम महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं शरद पवार ने कुछ ही देर पहले अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आइए सुनते हैं फिलहाल इसमें क्या और हो रहा है। यदि रस्ते फार ऑब्स्ट्रक्शन केलेली बाकीच्यांना फिर से बोलो आपने जो इस्तीफा देने का फैसला लिया था, इस्तीफा अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, क्या आपको उसको इस बात का इल्म नहीं था कि जो आपके साथ में है, जो आप उनको बता रहे हैं सक्सेसर है, वो नहीं ऐसा करने देंगे, इसके बावजूद भी आपने फैसला लिया? यही बात सच है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। जो मैंने सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, मगर मैं ये डिस्कस करूंगा, कल को कॉन्फ्रेंस कर लूँगा तो बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था और इसीलिए मैंने बात नहीं की। ये बात सच है। तुझे इंग्लिश में तुझे बेसिक सभी पाहिजे असं की महाविकास आघाडी आम्ही सगळ्यांनी विचारपूर्वक एक अल्टरनेटिव्ह लोकांच्या समोर ठेवण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन केलेली आहे आणि जसं आमच्या अध्यक्षांनी जाहीर केलं की या आघाडीच्या कामावर माझ्या निर्णयाचा काही दुष्परिणाम होईल असं आम्हाला वाटत नाही आणि आता आम्ही सगळेच एकत्र काम करतोय, त्यामुळे त्याबद्दलची चिंता करण्याचं कारण नाही। आम्ही एकत्र काम करून जो काही लोकांना पर्याय द्यायची आवश्यकता आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही मेहनत करू। आता एक मिनट ज्यांनी विचारला नाही दूसरा पवार सर, ऐसी बहुत सारी बातें उठ रही थी कि एनसीपी के बहुत सारे एमएलए बड़े नेता के साथ दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी वजह से क्या आपने ये फैसला लिया था कि आप अपना जो रिटायर होने वाले हैं? बात ऐसी है कि किसी को जाना हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इसी को तो कोई रुकता नहीं। इसके लिए लीडरशिप से रुकने को, खुद को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति हो तो लीडरशिप में फ्रंट पर रहकर इसमें तंदुरुस्ती कैसे आ सकती है, इसे ध्यान देना चाहिए। ये तो इतना मुझे समझता है, वो ऐसी बात हमारे संगठन में नहीं। चला ज्यांनी विचार एक भाजपकडे जाण्याचा कल आहे का, हा पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, जेव्हा निवडणुकीची जाहीर केली तेव्हा सगळ्या सुविधा अपेक्षित करावा असा एक कल आहे। दोन्ही गोष्टी खऱ्या आहेत। एक गोष्ट त्यातली फारशी खरी आहे की मी जर ऐकणारच नाही तर त्यावेळेला काही सहकार्यांनी हे गोष्ट जरूर सुचवली की तुम्ही कंटिन्यू करा आणि वर्किंग प्रेसिडेंटच्यासाठी विचार करा। ही सूचना त्यांनी केली, पण ती सहकार्यांना आणि सुप्रिया सुळे यांना दोघांनाही मंजूर नव्हती। पवार दिल्ली गए हैं, ऐसी आपके पास कोई जानकारी है? अजीत पवार दिल्ली गए हैं, ऐसी कोई ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा तो अजीत पवार ने आकर दिया इन सभी साथियों के साथ। चला एक क्वेश्चन। ज्या नेत्यांनी महाविकास आघाडीची निर्मिती केली त्या नेत्यांचं निवृत्तीनंतर महाविकास आघाडीचं काय होणार याचा विचार आपण केला नाही? संपुष्टात येईल का महाविकास? पुन्हा सांगा। ज्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केली त्या नेत्यांनी महाविकास आघाडीच्या निवृत्तीनंतरचा महाविकास आघाडीचं भविष्य कसं असणार आहे याचा विचार नाही केला का? विचार केला होता, पण त्या आघाडीच्या बाकीची सगळी कॅम्पेन एकत्रित आणणं या सगळ्या गोष्टीमध्ये माझं अग्रभागी राहण्याची भूमिका माझ्या मनात होती, आजही आहे, इथून पुढे आहे।
तो ये शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, लेकिन बड़ी खबर महाराष्ट्र के समय यही है कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जिस तरह से दबाव पड़ा उनके कार्यकर्ताओं का, स्नेह था जो उनके प्रति, इतना दबाव पड़ा कि शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पुनः लेने के साथ ही मेरा इस ओर ध्यान रहेगा कि पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नए लोगों को किस तरह तैयार किया जाना है, पार्टी को आगे ले जाने के लिए उत्तराधिकारी कैसे तैयार हो, ये मैं देखूंगा। आप सब मेरे साथ रहें, मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका साथ इसी तरह बना रहेगा। और तमाम सवालों के जवाब वो इस समय दे रहे हैं। अजीत पवार यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, सब मीटिंग में थे कि इस समय सब हो या ना हो। और उन्होंने कहा है कि मेरा काम ये भी रहेगा कि उत्तराधिकारी मेरा कौन हो आगे, इस पर वो काम करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुनील सिंह तो मुंबई से मौजूद हैं, साथ ही मेरे साथ पूजा भी हमारे साथ बारामती से हैं, जो कल से ही वहां पर हैं, उनके पास भी जाएंगे। पहले सुनील, इस समय एक बड़ी राहत की सांस ली होगी एनसी कार्यकर्ता ने, एनसीपी की पार्टी ने, कि उन्होंने फिलहाल अपना जो फैसला है वापस ले लिया है, शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे। बिल्कुल निधि, बहुत बड़ी राहत की बात है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। और वो खुशी आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि देखिए ये वाई.बी. चौहान सेंटर है जहाँ पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अभी शरद पवार ने अपने इस्तीफा वापस लिया। और बाहर कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, 2 मई से लगे हुए थे और मांग कर रहे थे कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, नहीं तो वो जाएंगे नहीं, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वो कार्यकर्ता अब यहाँ पर सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही होगी। देखिए सभी तालियां बजा रहे हैं, अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इन कार्यकर्ताओं को जितनी खुशी है उतनी ही खुशी जो नेता हैं उनको भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन 2 मई को शरद पवार ने जैसे ही घोषणा की कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल किस तरह से रुआं से हो चुके थे, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और बाकी सभी नेता और कार्यकर्ता भी लगातार चिरौरी विनती उनसे कर रहे थे। लेकिन बहरहाल शरद पवार ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया, नेताओं की भावनाओं का सम्मान किया और जिस तरह से शुभचिंतक ने उनसे विनती की या सभी ने कहा, उसको सम्मान करते हुए उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और कहा कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में दूसरी जो एक लाइन है तैयार होने की, नेतृत्व तैयार करने की, वो उसकी कोशिश में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर कोई जिला लेवल का है तो उसे राज्य स्तर पर लाया जाए, राज्य स्तर का है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। तो वो पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का नया नेतृत्व तैयार करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो बड़ी बात है एनसीपी के लिए, बड़ी बात है महाविकास आघाड़ी के लिए जो खुद चिंतित हो गई थी कि आगे क्या होगा, और बड़ी बात है विपक्षी एकता के लिए राष्ट्रीय पटल पर, राजनीतिक पटल पर, क्योंकि वहाँ के नेताओं को भी कहीं न कहीं चिंता थी कि अगर जो शरद पवार जो भी फैसला लेते हैं, जब उन्होंने अनाउंस जिस तरह से करा था, ये था कि परिवार को ध्यान में रखकर लिया गया है, परिवार के सामने पहले बात थी। इसका क्या असर होगा जो उन्होंने फैसला लिया? क्या वो उनकी मंशा ये थी कि पार्टी एकत्र हो जाए? जो बिखराव की खबरें आ रही थी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं पूजा के पास चलती हूँ जो कि बारामती में एनसीपी के मुख्यालय पर मौजूद है। वहां पर आप बताइए पूजा, क्या वहां पे लोगों का रिएक्शन है? जाहिर तौर पर खुशी होगी, तमाम आपकी रिपोर्ट्स में लोग चाह रहे थे कि साहब बने रहें पार्टी के अध्यक्ष। जी बिल्कुल निधि, और बारामती क्योंकि गढ़ है, जो लगातार हम बता रहे हैं यहाँ पर विकास का काम जिस तरह से बारामती में हुआ है शरद पवार के इस गढ़ में, तो यहाँ के कार्यकर्ता, तमाम नेता, हालांकि उनको ये जरूर कहा गया था कि एनसीपी में किसी भी तरह के खेमे को लेकर ऐसा कोई भी बयानबाजी नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, तो एक तरह से वो शांत थे, संयम बना के थे। आज जैसे ही अनाउंस किया, घोषणा हुई शरद पवार की ओर से, यहाँ पे तालियों की गूंज थी। हम पार्टी दफ्तर में ही हैं और आइए सबसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन जिस तरह से अनाउंस किया शरद पवार ने कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? हाँ, बने रहेंगे साहब अध्यक्ष पद। हमको बारामती को सबको खुशी हो गई जी। और कल शरद पवार यहाँ पे पहुँचने भी वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं, अभी तो मालूम होगी, हमारी मुलाकात होगी, हम साहब को मिलेंगे और उसको बधाई देंगे साहब। और आपने एक बात बताई कि यहाँ पे किसानों को लेकर किस तरह से खासतौर से चिंता थी उनको कि अगर वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे तो फिर किसानों का क्या होगा? देखो, किसान बड़ी राहत, ये बहुत बड़ी बात है कि पवार साहब ने इस्तीफा पीछे ले लिया, क्योंकि आज किसान जिस दौर से जा रहा है, बहुत तकलीफ़ों से वो सामना कर रहा है। आज जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो किसानों की आमदनी बहुत कम हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी पूरी निकाल ली है, इसकी वजह से फर्टिलाइज़र के दाम बहुत बढ़ गए हैं
और जो मजदूरी बढ़ गई, हर चीज़ के दाम बढ़ गए और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके रेट्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं और इसका सामना करते करते हम लोग थक गए हैं। और लास्ट में अगर कुछ साल पहले अगर देखा गया तो जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने जो हिसाब से कुछ पॉलिसी बनाई है, आगे भी जाके ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के इस तरीके की अच्छी पॉलिसी बनाएंगे जिसकी वजह से फार्मर्स के लिए कुछ 2 पैसे अच्छी आमदनी मिलने की एक ये है। और ये सिर्फ पवार साहब ही कर सकते हैं, इंडिया में दूसरा कोई नहीं सकता, क्योंकि वो विजन किसी और नेता के पास है ही नहीं। एनसीपी में कोई और नेता अभी तक तैयार नहीं हुआ है पवार साहब के अलावा? नहीं, एनसीपी में तो काफ़ी नेता है, लेकिन जिस हिसाब से उनके पास जो एक बुजुर्ग करके हम सबके लिए वो आदर का स्थान है, और वो अगर है तो उनकी ओर से और कुछ हम अच्छा मिले। ये एक तरह से डर था कि बारामती के विकास पर ब्रेक लग जाएगा शरद पवार जी के जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पूरी उम्मीद थी कि पवार साहब जो निर्णय तो इतनी बड़ी राहत की कोई तो वजह होगी, जो तालियों की गूंज मैंने यहाँ पर देखी, उस राहत की वजह क्या थी? नहीं, 2 दिन पहले पवार साहब जी ने जो डिसीजन ले लिया था, इसलिए हम 2 दिन चिंतित थे सिर्फ, लेकिन हमें मालूम था कि वापस पवार साहब ही लौटेंगे। और वो जो डिसीजन ले लिया है वो डिसीजन का हम तहे दिल से सभी बारामती के लोग, सभी एनसीपी के कार्यकर्ता तहे दिल से उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। कल शरद पवार यहाँ पर आने वाले हैं, क्या स्वागत की तैयारियां चल रही हैं बारामती में? स्वागत करणार आहोत, त्यांनी चांगल्या प्रकारे स्वागत करणार आहोत। क्या बोलेंगे काका? पवार साहेब हे आमचे दैवत आहेत आणि या दैवताने आमच्या एक राजीनामा दिलेला होता। त्यानंतर आम्हाला सर्व जनतेला आमच्या एक अतिशय दुःख झालेलं होतं, परंतु दुःख झाल्याच्या नंतर आम्ही सर्व सावरण्याचा प्रयत्न केला होता। परंतु बारामती तालुक्यामध्ये आणि या राष्ट्रवादी भवनमध्ये हे 3 दिवसापासून जसं हे राजीनामा सत्र झालेलं आहे त्यावेळपासून मीडियाची लोक येऊन आपली प्रत्येकाला प्रतिक्रिया विचारत होते, पण आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष संभाजीनाना होळकर आणि आम्ही इतर सर्व कार्यकर्ते आम्ही सर्वांनी सांगितलं होतं की आम्ही कुठलीही प्रतिक्रिया देणार नाही। साहेब आमचे हे योग्यच निर्णय घेतील, कारण आमचे हे दैवत आहे, आमच्या शेतकऱ्यांची वाली ते, आणखी शेतकऱ्यांचा जाणता राजा आहे की हा राजा हे आमचं सर्व जनतेला सोडून हे असं करणार नाही, हे आम्हाला सर्वांना ठाम निश्चय माहिती होतं। परंतु आम्हाला दुःख झालेलं होतं, ते दुःखाचं सावट आमचं पूर्णपणे गेलेलं आहे आणि आता आमचे सर्वजण आम्ही आनंदी झालेलो आहोत आणि पुढचे आमचे पूर्वीचेच दिवस परत आम्हाला दिसणार आहेत। आणि विकासाचं सांगायचं म्हटलं तर आपल्या बारामती तालुक्याचा विकास हा बारामती काय महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे 288 मतदार आहेत, मतदारसंघ आहेत, त्या सर्वात जास्त विकास झालेला मतदारसंघ एकच असेल ते बारामती तालुकाच असेल। कारण यामध्ये साहेबांचं निधि तो ये मराठी में वही कहना चाह रहे थे कि खास तौर से इनको मना किया गया था किसी भी तरह का मीडिया को रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि खेमे की बात हो रही थी, अजीत पवार या सुप्रिया सुले, तो किसी तरह से बारामती से ये संदेश ना जाए कि खेमा बटा हुआ है। ये लोग चुप थे, संयम थे, लेकिन बहुत ज्यादा इनके अंदर वो चिंता थी कि अब बारामती का क्या होगा, क्योंकि खास तौर से विकास का अगर आप देखें, जो पहचान होती है शरद पवार की बारामती से होती है, और बारामती का नाम शरद पवार है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पर चिंता थी और बहुत बड़ी राहत उनके इस ऐलान के बाद। अभी हम सुनील के पास जाते हैं। सुनील हमारे साथ बने हुए। सुनील, तो इससे हासिल क्या हुआ? शरद पवार को पता था दबाव होगा, आपका क्या आंकलन, हासिल क्या हुआ इससे? देखिए निधि, इससे हासिल तो बहुत कुछ हुआ और जो भी हुआ वो शरद पवार को हुआ, उनकी पार्टी को हुआ। दरअसल इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी में अपनी ताकत एक तरह से दिखाई है। और ये जो भी कुछ लोग थे, अगर वो मन में विचार भी रख रहे थे कि छोड़कर जाना या किसी और के साथ जाने की बात सोच रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं दिखाया कि पार्टी एनसीपी का जो वजूद है वो और सिर्फ शरद पवार से है, और पूरी पार्टी, पूरा संगठन शरद पवार के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। आज जब खास बात है कि जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही थी, शरद पवार ने जब घोषणा की कि वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं, तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर सभी नेता थे, लेकिन अजीत पवार नहीं थे। और अजीत पवार को लेकर ही पिछले 10 दिनों से लगातार चर्चा थी कि वो शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और हालांकि उन्होंने खुद खंडन इस बात का किया था। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस्तीफा की घोषणा की, उस दिन भी अजीत पवार थे और कह रहे थे कि पार्टी के शरद पवार की उम्र हो चुकी है, पार्टी का उनकी तबीयत खराब रहती है, तो पार्टी में नया नेतृत्व आना चाहिए, उनकी मार्गदर्शन में नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा। लेकिन आज वही अजीत पवार, सुबह तो थे वो जब सभी एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि शरद पवार का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चाहिए हमें। लेकिन आज जब घोषणा की शरद पवार ने यहाँ पर आने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए, उस दौरान अजीत पवार
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ मौजूद नहीं दिखे। अब वो क्यों मौजूद नहीं थे ये अभी तक अधिकृत तौर पर सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ सुनील, जानकारी के लिए धन्यवाद। जितेंद्र अवार्ड हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र अवार्ड उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा पेशकश कर दिया था जयंत पाटिल के साथ, जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया था। हमारे साथ जितेंद्र अवार्ड हैं। जितेंद्र जी, अब तो आप खुश होंगे कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा अब वापस ले लिया है? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, उसमें जाहिर है कि मैं खुश होऊंगा। थोड़ा जरा बताइए, अपनी खुशी का इजहार कीजिए, हमारे दर्शक भी सुने कि आप कितने खुश हैं। क्या कारण आपको लग रहा है कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया है? मैं पहले दिन से कहा था कि शरद पवार इस्तीफा नहीं दे सकते, क्योंकि कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करने वाला नेता है वो अकेला सोच के उसने इस्तीफा देना ये गलत था। और ये कहने की ताकत और हिम्मत भी मैं रखता हूँ कि वो हमारे नेता है, उन्होंने हमको बनाया है, तो हमारे जिंदगी के ऊपर उसका क्या असर होगा उसका उन्होंने सोच रखनी चाहिए थी। और इसलिए हम बोल रहे थे कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो आपने कहा कि उन्होंने फैसला जो करा भी था वो भी गलत था, लेकिन अब उन्होंने ये बोला है कि मैं अपने उत्तराधिकारी के लिए काम करता रहूंगा। उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर? जी, कोई भी वो बनाए, किसको भी बनाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारा उनके साथ जो लगाव है वो लगाव राजनीतिक है ही, सियासती है ही, लेकिन एक पारिवारिक हमारा लगाव है। 35 साल किसी आदमी के हाथ उंगली पकड़ के जब तुम चलते हो तो वो एक रिश्ता कुछ अलग ही हो जाता है। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ जरूर है, लेकिन उसके ऊपर प्यार है। तो मुझे लगता है कि वो और उनकी जो छवि है राष्ट्रीय राजनीति में और उनकी जो छवि है हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका एक अलग असर है। और आने वाले दिनों में जो बदलाव दिखेगा जी, वो पवार साहब एक कारण रहेंगे उसके। और अगर पवार साहब नहीं रहते तो फिर क्यों पूरे देश के राजनेता, पूरे देश के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा लेना चाहिए? क्या संबंध है उनका पवार साहब से? लेकिन सभी को मालूम है ये आदमी कैसा अलग आदमी है, और इसीलिए हमारा दिल टूट रहा था। आखिर में मैं पहले दिन से बोल रहा था कि कार्यकर्ताओं के भावनाओं को सम्मानित करने वाला कोई नेता है तो वो शरद पवार है। बिल्कुल जितेंद्र अवार्ड सम्मानित कर दिए। जी, आप लोग अब खुश हैं और नाराजगी आपकी कुछ समाप्त हुई होगी, क्योंकि आपकी अब वो बातचीत क्या दिखाएं जो रिकॉर्ड करी थी आपके साथ, और आप लोग बहुत नाराज थे। बहरहाल अब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो जितेंद्र अवार्ड उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और आइए, अब मुझे बताया जा रहा है प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। अजित दादा दिखाई नहीं दिए, खासतौर पे अजित दादा दिखाई नहीं दिए, अजित दादा दिखाई नहीं दिए। उनको लेके हमेशा सस्पिशन लगा रहता है। सर उन्होंने कहा कि इंटरनल रिफ्ट नहीं है, अजित दादा नहीं है, आप कुछ बोल नहीं रहे सर, कुछ एक छोटी भावना है। अरे तो कुछ भी नहीं सर, क्या आपको लगता है सर काफी जो कार्यकर्ताओं की भावना थी उसका सम्मान किया गया है कहीं ना कहीं? मागच्या गाडीला सर लाइव चल रहा है प्रभुल जी, प्रभुल जी लाइव चल रहा है। आणि त्याच्यानंतर धनंजय मुंडे आहे, हे देखील पत्रकार परिषदेमध्ये दिसले नाहीत एकंदरीत। सगळीकडे असू शकतात, जबाबदारी जी होती त्याप्रमाणे बैठकीत भाग घेतला, पवार साहेबांच्या घरी जाऊन चर्चा केली, त्यानंतर सगळेच गेलेले होते। मला मगाशी अचानकपणाने कळलं की आता पत्रकार परिषद आहे, त्यामुळे मी आता त्या मीटिंगला आत्ताच आलो। मला यायला उशीर झाला हे तुमच्याही लक्षात आलं असेल। त्यामुळे साहेबांची पत्रकार परिषद होती, आमच्या कुणाची नव्हती, फक्त पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून मला निमंत्रण होतं म्हणून मी आलो। उत्तराधिकारी तो ये थे जयंत पाटिल, काफी खुश हैं। अब एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने राहत की सांस ली कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग देश की बात में ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। मणिपुर में क्या हालात है बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
जम्मू कश्मीर के राजौरी मुठभेड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। पहले 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई और एक अफसर समेत 4 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली। बाद में 3 घायल जवानों ने दम तोड़ दिया। एक घायल जवान का इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर है। आतंकवादियों से ये मुठभेड़ ऐसे समय हो रही है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO की बैठक के लिए गोवा में हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज ही आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, क्या और अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, ये राजौरी का कंडी इलाका है और 3 तारीख को यानी 3 मई को सेना को खबर लगती है कि कंडी के जंगलों में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद सेना और पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मिलकर यहाँ कार्रवाई करते हैं और आज सुबह 7:30 बजे के लगभग जो आतंकियों से कांटेक्ट होता है और जैसे कांटेक्ट होता है और एक गुफा के अंदर पता लगता है कि आतंकी छुपे हुए हैं और जैसे करीब जाने की कोशिश करते हैं कि विस्फोटक से जो सामने वाला हिस्सा उड़ा दिया जाता है आतंकियों की ओर से और उसकी जद में आने की वजह से शुरुआत में जो है सेना के 2 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद जो 3 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे वो शहीद हो जाते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान भी वहां तैनात है और पूरा घेराबंदी करके सेना का ऑपरेशन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारने वाले आतंकियों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकता है, नंबर बढ़ सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिन्होंने 20 तारीख को जो बिम्बर गली का जो भटादुरिया का जो इलाका है वहां पर जो है घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया था और सेना के 5 जवान उसमें शहीद हुए थे। उस सेना के लिए कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों के भीतर जो 10 जवान जो शहीद हुए एक बड़ा नुकसान है। हालांकि सेना जो जवाबी कार्रवाई में यहाँ भी 2 आतंकियों को मार गिराई है और कश्मीर में भी 4 आतंकियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल, आप हालात पर नजर रखें। राजीव, फिलहाल धन्यवाद जानकारी के लिए। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की खबर। मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव कायम है। हालांकि अब बताया जा रहा है हालात संभले हुए हैं क्योंकि मणिपुर सरकार ने कल ही हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। हिंसा की वजह से मणिपुर में इंटरनेट बंद है। 8 जिलों में कर्फ्यू है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बात कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से। केंद्रीय गृह सचिव, IB निदेशक, दूसरे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हुई हैं और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी इम्फाल से और जानकारी दे रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के इस वक्त की तस्वीरें हैं। ये कर्फ्यू चल रहा है और आप देख सकते हैं जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इनके साथ इंडियन आर्मी है, असम राइफल्स है। तो केंद्रीय जो बल है और जो आर्मी है पूरी तरह से उन्होंने अब इस इम्फाल या फिर बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई उन इलाकों में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड है। कर्फ्यू चल रहा है। सिर्फ इम्फाल ही नहीं, 8 ज़िलों में कर्फ्यू है। आज बड़ी कोई घटना की खबर नहीं है मगर जो फोकस रहा है वो है जिन इलाकों में जो वनरेबल इलाके हैं जहाँ पे कि झड़प हो सकती है वहाँ से लोगों को निकालना, सेफ जगह लेके जाना। और इसके साथ साथ और भी सेंट्रल फोर्सेस को एयरलिफ्ट किया गया है। इंडियन आर्मी ने गुवाहाटी और तेजपुर से फोर्सेस भी यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें ज्वाइन किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल या फिर कोई अगर मरीज जा रहा है अस्पताल उनको ही निकलने दिया जा रहा है, नहीं तो लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। और जो कोशिश रही है भारतीय सेना और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है कि जो इलाके हैं इन इलाकों में जहाँ पे कि झड़पें हुए हैं यहाँ पे अब वो शांति बहाल कर पाए और वो शांति बहाल करने के बाद नए कोई घटना ना घटे उसके ऊपर भी फोकस रहा है। और इसलिए आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ये है माहौल
इम्फॉल का, और हमें जो खबर लग रही है राज्य के बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पे भी इसी तरह अब एक सिचुएशन पे कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है। आज जब केंद्रीय बल और आर्मी और जो स्टेट पुलिस सब मिलके सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी देखा जा रहा है कि अक्सर रास्तों पे इस तरह के गाड़ियां जला दी जा रही है मिस्क्रिएंट्स। देश की बात में बात बिहार की। बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर 3 जुलाई के पूर्व सुनवाई के लिए एक अपील दायर की है, जिस पर कोर्ट सोमवार को अपना फैसला देगा। इस बीच सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने साफ कर दिया है कि इस गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। जातिगत गणना पर बृहस्पतिवार को पटना हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई के पूर्व करने की अपील याचिका आज दायर की, जिस पर सोमवार को कोर्ट का रुख सामने आएगा। जातीय जनगणना आवश्यकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का जो फैसला किया वो सभी दलों की सहमति से किया। अब कुछ दल पर्दे के पीछे से अगर जातीय जनगणना का विरोध करवा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम फैसले में रोक लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार ये बनाया था कि ये गणना नहीं बल्कि जनगणना है। इसके अलावा जब सभी दलों की सहमति थी तो इस संबंध में एक्ट क्यों नहीं बनाया? जानबूझकर ये सारे नाटक करवाए। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार की सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाया। ये नीतीश कुमार जी की दोष है, जिसके चलते आज पटना उच्च न्यायालय को रोक लगाना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला आने के बाद अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ रायशुमारी जरूर की और सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने एक ट्वीट कर सरकार की मंशा साफ कर दी। फिलहाल जब तक कोर्ट से बिहार सरकार को राहत नहीं मिलती, तब तक नीतीश कुमार सरकार को इस मुद्दे पर आलोचना झेलनी होगी। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कारगिल की लड़ाई के दौरान द्रास के लोगों ने सेना की खूब मदद की थी। यहाँ की मशको वादी में एक स्कूल चलता है जो बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है। अब प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बाद लोगों को उम्मीद है कि इनके हालात बदलेंगे। मुश्को का ये स्कूल पिछले 4 साल से जिन हालात में चल रहा है उसकी गवाही यहाँ की तस्वीरें भी देती हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी दे रहे हैं। हमारा ग्राउंड जो है बहुत छोटा है और हम यहाँ पर कोई गेम में खेल नहीं पाते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर एक गड्ढा 2 साल से पड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत मिट्टी की वजह से हम जो है खेल नहीं पाते, मतलब ठीक से प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। और ये हमारा स्कूल वहाँ पर जो है शीट सब भी उखड़े हुए हैं और जब बारिश आती है तो सीधा पानी क्लासरूम के अंदर आता है और हमारे एनडीएम की छत भी नहीं है। क्लासरूम के छत उखड़े हुए हैं जो कि बारिश होने के बाद हमारे बच्चों को छुट्टी दी जाती है। यहाँ बच्चों को एक क्लास में इकट्ठा कर दिया जाता है। और तीसरी बात यह कि हमारे एमडीएम रूम का भी छत नहीं है और हमारे स्कूल में क्लास 4 भी एक ही है जो कि सफाई करने की दिक्कत होती है। हम टीचर और बच्चे सब साथ मिल के सफाई करते हैं। मुश्को कारगिल जिले की मशहूर वैली है। टाइगर हिल और बत्रा हिल का रास्ता यहीं से होकर जाता है, लेकिन लोगों को शिकायत है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। जो मुश्को का स्कूल है यहाँ पे 30 कनाल जमीन अलॉट
करने के बावजूद भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी हालत में है। यूटी लद्दाख का ये बहुत बड़ा दावा रहता है कि सरकार की तरफ से हमें बहुत पैसे मिले हैं, यहाँ तो पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज इन स्कूलों में नहीं है। मुश्कू गांव सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पूरे लद्दाख के अंदर और बिलखुसूस करगिल के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर्स की कमी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों और नई दिल्ली के बीच की दूरी कम होगी। कोशिश वहां जीवन स्तर सुधार कर लोगों का पलायन रोकने की है। केंद्र का खास ध्यान बच्चों की शिक्षा की ओर भी है। प्राथमिकता के आधार पर जिन 662 गांवों की पहचान की गई है, उनमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35 गांव हैं। केंद्र का मानना है कि मजबूत सीमावर्ती गांवों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार सीमावर्ती इलाकों को सशक्त करने की कोशिशों में जुटी हुई है। खास तवज्जो उसकी पहाड़ी इलाकों की ओर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुश्को वैली पर भी उसकी नजरें इनायत होंगी और वहां के बच्चों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिनके वो हकदार हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।